Hey dear student, welcome to our new session and new chapter electromagnetic waves. Today we will talk about our introduction lecture. In introduction lecture we will discuss about displacement current. क्या होता है displacement current? Completely चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Yes, my name is अक्षय कुमार and this is your खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स. तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर जाने से पहले अपन एक बार चर्चा करते हैं कि करंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. डिस्प्लेसमेंट अलग, करंट अलग. स्टार्ट करते हैं करंट क्या होता है. अगर मान लो आप किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर मीन्स कोई वायर ले लो और उस कंडक्टर के अंदर आप कोई करंट को फ्लो करवाते हो, तो अपन ये जानते हैं कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं. और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है. और करंट जिस वेलोसिटी से चलते हैं उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो. मीन्स अपवहन वेग. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं. कब? जब आप इस कंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो. तो इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है जिसको आप क्या बोलते हो, कंडक्शन करंट बोलते हो. मान लो कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है आई, इसको नाम दे दो आई सी. आई सी का मीन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट. ठीक है. इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई सी है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू ओस्टेड ऑब्जर्वेशन वी न्यू दैट कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों ओर क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. ठीक है. और इस वायर के अंदर, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप किसी कंपास को लेके आते हो, मान लो कि इस वायर के पास आप कोई चुंबकीय सुई को लेके आते हो, तो क्या होता है स्टूडेंट, अपन ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओस्टेड ऑब्जर्वेशन, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अपन ने डिटेल से पढ़ा है कि अगर किसी वायर को आप वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हो तो उस वायर के चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. ठीक है. तो इस वायर के चारों ओर भी क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ये लो, इस वायर के चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी वजह से आप जो कंपास लेके आते हो इसके पास, ये क्या होगी स्टूडेंट, डिफ्लेक्ट हो जाएगी. मान लो कि ये जो कंपास की सुई है कुछ इस प्रकार डिफ्लेक्ट हुई. इट मीन्स वायर के अंदर करंट फ्लो होने से क्या होता है, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. और एम्पियर सर्किटल लॉ में अपन ने ये डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इस वायर के अंदर आपने करंट फ्लो करवाया तो इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर किसी वायर के अंदर करंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. अगर किसी वायर के अंदर क्या होता है, करंट होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. स्टूडेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं. ये जो अपना लेक्चर रहने वाला है, ये जो अपना चैप्टर रहने वाला है, ये सारे चैप्टर्स को मिला के, मतलब कि जितने भी लॉ यूज़ किए थे अपन ने मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं. अगर आपने वो चैप्टर डिटेल से नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है. तो आई होप आप वो लेक्चर लगा के यहाँ पे आए ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा. एक बार रिपीट कर देता हूँ. अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप यूज़ करते हो एम्पियर सर्किटल लॉ का. और जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई. और ये जो सेमिसर आई होता है, ये जितनी आप वायर यूज़ करते हो, यानी कि मान लो कि जैसे एक वायर है, दो वायर लिया आपने, दोनों वायर के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो सिग्मा का मीन्स है I1 प्लस में I2, मतलब कि
आ रहे करंट को पॉजिटिव, जा रहे करंट को क्या बोलोगे आप, नेगेटिव बोलोगे। मतलब उन दोनों का क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हुआ, तो वायर में करंट फ्लो हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी सिग्मा आई, जहाँ करंट होगा वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये अपन ओस्टेड ऑब्जर्वेशन के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट, ओस्टेड और एम्पियर की ऑब्जर्वेशन के बाद मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, उन्होंने ये सोचा कि जैसे किसी वायर के अंदर आप क्या करते हो, करंट फ्लो करवाते हो, तो करंट फ्लो करवाने की वजह से क्या होता है, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही क्या होती है, वो जो कंपास रखी है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। इसी आधार पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सुनना क्या था वो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये मान लो कि वो कैपेसिटर था। कैपेसिटर की ये मान लो कि प्राथमिक प्लेट है P1 और ये मान लो कि सेकेंडरी प्लेट है। ठीक है, और इस कैपेसिटर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। इस कैपेसिटर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। चलो, और यहाँ पर क्या कर दो, एक प्लग छोड़ दो। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर उन्होंने प्लग को ऑन किया, प्लग को ऑन करते वी न्यू दैट कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, आई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी आई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी आई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे यानी कि वापस इस डायरेक्शन के अंदर चल के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर इंटर करेगी। मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू कहाँ होती है, नेगेटिव होती है। और जो एक्सपेरिमेंट उनका किया गया था वो ये था कि इस वायर के, जिसको आप कंडक्टर बोलते हो, इस वायर के पास इन्होंने क्या रखा, एक चुंबकीय यानी कि एक कंपास को रखा, चुंबकीय सुई को रखा। मान लो कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे, एक कंपास यहाँ पे रखी है, दूसरी कंपास मान लो कि यहाँ पर रखी गई है और तीसरी कंपास यहाँ पे रखी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और बेसिकली अपने को अगर मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को अपने डिटेल से पढ़ा है, तो जो बेसिक अपना नॉलेज है वो ये कहता है कि ये जो कंपास है और ये दूसरी कंपास हो गई, यहाँ पे तीसरी कंपास हो गई। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इन तीनों में से कौन सी कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। नॉर्मली क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अपने को ये कहता है कि जहाँ पर करंट है, जहाँ पर करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। सही है ये बात। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि जो कंपास ली गई है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड केस को देखो आप, तो यहाँ की जो चुंबकीय सुई होती है उसके अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगा और इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ तो यही कहता है अपने को कि जहाँ करंट है वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस को जब देखा गया तो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जहाँ करंट नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पर क्या नहीं है, कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यही है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी कि जो मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन थी वो इस चुंबकीय सुई के अंदर डिफ्लेक्शन की थी। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो जो फर्स्ट एंड थर्ड केस है उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ ये जो सेकंड आपकी कंपास ली गई है, इस कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंडरी आपकी
कंपास है इसके अंदर भी क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने को ये बताया था कि जहाँ करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी सुई। तो यहाँ पर भी क्या हो रही थी, जो चुंबकीय सुई थी वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जो एब्सेंस थी। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा था जो क्या कर रहा है, इस कंपास को डिफ्लेक्ट कर रही थी। मतलब कंपास का डिफ्लेक्ट होना अपने को ये मतलब बेसिक अपने को पता है कि कंपास का डिफ्लेक्ट होने का मीन्स है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट तो अपने रखा नहीं है, अपन ने तो करंट फ्लो करवाया है, करंट फ्लो करवाया है और उधर कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैक्सवेल के दिमाग में कुछ अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई साहब जो एम्पियर थे वो तो ये कह रहे थे कि जहाँ करंट होगा वहाँ डिफ्लेक्शन होगा और यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। और अलग भी मतलब ऐसा था कि करंट भी नहीं था वहाँ पे और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब डिफ्लेक्ट होने के लिए अपने को क्या चाहिए, यूँ समझो कि डिफ्लेक्ट होने के लिए करंट चाहिए और करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जो क्या थी, मिसिंग थी, कुछ गायब था। और जो गायब था ना स्टूडेंट, वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट था। मतलब ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ था ये अधूरा था और इसको पूरा किसने किया, मैक्सवेल भाई साहब ने किया। और दोनों की हेल्प से मतलब ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ था यहाँ पे कुछ तो अजीब था और वो अजीब था जो कैसे लिखा गया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई प्लस में यहाँ पे कुछ मिसिंग था। और ये जो मिसिंग था ना, यही क्या था स्टूडेंट, विस्थापन धारा थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट करंट था। अब ये कितना था, कैसे था, क्यों था, उसकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सुनो, इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आया तो आया कैसे, ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने क्या किया, इस प्लग को ऑन किया, इस सोर्स ऑफ एनर्जी जो बैटरी लगी है इसने क्या किया, चार्ज पार्टिकल देना स्टार्ट किया। इस सोर्स ऑफ एनर्जी ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल देना स्टार्ट किया। अब चार्ज पार्टिकल देना स्टार्ट किया तो ये P1 जो प्लेट है और दूसरी प्लेट है P2। P1 जो प्लेट है वो जुड़ी है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस एक्त्रित होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। और वी न्यू दैट कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो एक एक करके क्या देती है, चार्ज पार्टिकल देती है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या करती है, एक एक करके चार्ज पार्टिकल देती है। तो यहाँ पर इस बैटरी ने पहले इसको एक प्लस चार्ज दिया, उसके बाद में 2 प्लस चार्ज दिए, उसके बाद में 3 प्लस चार्ज दिए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे भी नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो आप। तो जब बैटरी ने इसको चार्ज पार्टिकल देना स्टार्ट किया तो जो चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं, एक एक करके बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जब एक एक करके बिल्डिंग बना रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, इस संधारित्र पर या कैपेसिटर पर पहले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गया तो इसने इसके साथ में क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। यहाँ पे फिर इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो वेरिएबल है कुछ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो वेरिएबल है। मतलब कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन मतलब कि विद्युत वाहक बल। और वो विद्युत वाहक बल हो सकता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता हो। लेकिन एक बात और, सर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसका निर्माण हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका निर्माण हो रहा है वो फ्लक्स परिवर्तन से है। लेकिन सर जो विद्युत वाहक बल वहाँ पर इंड्यूस हो रहा था, जो पीछे के लेक्चर में अपन ने किया, सर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा था। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, करंट फ्लो करता है।
यानी कि आप कैसे कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा? हमने तो ये कभी सुना ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जो मैग्नेट कंपास है वो डिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल नहीं सुना। इसको कैलकुलेशन के मेथड से करते हैं, मज़ा आएगा। होगा क्या एक्चुअल में कैलकुलेशन के अंदर? सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, इस प्लस और माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो कलेक्ट हुए, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस। तो जब एक चार्ज पार्टिकल कलेक्ट हुआ तो एक लाइन गई, 2 3 4, मतलब कि मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंजिंग आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंजिंग मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करते हैं, एक करंट फ्लो करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब कि एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस हुआ, और वही विद्युत वाहक बल जो होता है अब उसके अंदर लगातार, यानी कि फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और फील्ड लाइंस में परिवर्तन मीन्स ईएमएफ, और ईएमएफ का मीन्स करंट। हो सकता है कि उस करंट ने क्या बनाया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनाया हो, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन। नहीं सर, हम नहीं मानते, मत मानो, कैलकुलेशन के मेथड से करते हैं, मजा आएगा। सुनो, देखो अपन ये जानते हैं स्टूडेंट कि ये जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कैपेसिटर के अंदर जो आपने प्लेट ली है उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया एक प्लेट ने, यानी कि जो एक प्लेट होती है कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, कैपेसिटर की फर्स्ट जो प्लेट है उसकी जी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना है, E इज इक्वल टू, वी न्यू दैट सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, और दूसरी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, प्लेटों के बीच वाले पार्ट में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, मीन्स E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपन ये जानते हैं कि ये वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। चार्ज पार्टिकल में परिवर्तन मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परिवर्तन। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में जो एप्सिलॉन नॉट है इसको लिख सकते हैं अपन Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। वी न्यू दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। सही है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू A E एप्सिलॉन नॉट, ए ई या ई ए, Q इज इक्वल टू ए ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सुनो, इस चार्ज के अंदर परिवर्तन हो रहा है। चार्ज क्या है, वेरिएबल है, मतलब चार्ज के अंदर परिवर्तन हो रहा है। पहले 1 2 3, तभी तो फील्ड लाइंस में परिवर्तन हुआ। 1 गया तो फील्ड लाइंस इधर, 2 गया तो फील्ड लाइंस इधर, 3 गया तो फील्ड लाइंस इधर, मतलब चार्ज में परिवर्तन हो रहा है। मैं इसका अवकलन कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग ही तो क्या हो रहा है, पहले 0 टाइम था, एक भी चार्ज नहीं हुआ था। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ चार्ज पार्टिकल भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कर देते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले टी के सापेक्ष अवकलन किया, डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, और किसका अवकलन होगा, इन सभी का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में होगा। सही है, लेकिन ई ए जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ देखा है सर कहीं पे इसको, बिल्कुल देखा है। क्या होता है, फ्लक्स होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। हाँ सर, आ गया याद, पहला चैप्टर था।
फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ या यहाँ इसके स्थान पे, यानी कि डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल टू डी फाई ई, और ये क्या बचा यहाँ पे अपसाइला नोट अपॉन में डी टी। सही है सर, अपसाइला नोट तो कांस्टेंट वैल्यू है, अपसाइला नोट कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अवकलन नहीं होगा। परिवर्तन किस में हो रहा है सर? फील्ड लाइंस में परिवर्तन हो रहा है, और जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करती है। तो अपसाइला नोट तो कहाँ जाएगा? बाहर, डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल टू अपसाइला नोट बाहर, बचा क्या? डी फाई ई अपॉन में डी टी, ये लो, और डी क्यू अपॉन में डी टी, ये क्या होता है सर? ये भी देखा हुआ सा लगता है, डी क्यू अपॉन में डी टी क्या था क्या था क्या था? हाँ सर, करंट। और ये जो करंट बना इसको ही आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये करंट बना किसकी वजह से? फाई ई अपॉन में डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या बना? फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या बना? डिस्प्लेसमेंट करंट बना। तो इसको आपने क्या बोला? आई डी बोला। तो आई डी इज इक्वल टू अपसाइला नोट डी फाई अपॉन में डी टी, ये लो। अब तो मानते हो कि इस फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और इस फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर एक करंट बना। सुनो, ये देखो, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या बना? करंट। और यही करंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समझना, देखो रिपीट कर देता हूँ एक बार। जैसे ही बैटरी है यहाँ पे, इस बैटरी को प्लग ऑन करते हो, ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट, मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बना रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की। फील्ड लाइंस पहले एक गई, 2 3 4 5, फील्ड लाइंस क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। फील्ड लाइंस का परिवर्तन होना, फील्ड लाइंस वेरिएबल मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फील्ड लाइंस का मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से समझ सकते हो। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये देखो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होता है विद रिस्पेक्ट टाइम, तो वहाँ पे क्या बनेगा? एक करंट बनेगा। और वही जो करंट होता है वो क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास को क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही क्या करेगी? इस कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी। और जो मिसिंग क्वांटिटी थी, मतलब कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ अपने लिख रखा था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई, ये जो सिग्मा आई था ये आपने कंडक्शन करंट कहा था। मतलब कि इसको आपने लिखा हो, कैसे होगा सुनना इसको एक बार। स्टार्टिंग के अंदर आपने जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाया तो ये लिखा था आपने बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई, और सिग्मा आई की जगह मैं लिख देता हूँ आई सी। आई सी का मीन्स होता है कंडक्शन करंट जो वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। और एक मिसिंग क्वांटिटी थी जिसको आपने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट करंट बोला था, विस्थापन धारा बोला था। और वही जो विस्थापन धारा थी वो क्या कर रहा था? इस चुंबकीय सुई को डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो एम्पियर का जो लॉ था वो गलत साबित हो रहा था। इतना भी गलत नहीं था। मैक्सवेल भाई साहब ने उनको ये बोला कि तू गलत नहीं है, लेकिन तेरे में कुछ कमी है, उस कमी को मैं दूर करता हूँ। तेरे में कुछ कमी है, उसको मैं दूर करता हूँ। और वो जो कमी थी वो किसकी थी? विस्थापन धारा की थी, डिस्प्लेसमेंट करंट की थी। तो मैक्सवेल ने एम्पियर के ही नियम को बदल कर लिखा था। मैक्सवेल ने एम्पियर की ही इक्वेशन को उठाई और उसके अंदर परिवर्तन कर दिया, और उस जो नई इक्वेशन बनी उसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन बोलते हो, या यूं कहें मैक्सवेल एम्पियर लॉ कहते हो। और वो जो नई इक्वेशन बनी वो थी क्या? सुनना, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ये थी किसकी इक्वेशन? एम्पियर की इक्वेशन। मिसिंग क्वांटिटी क्या थी? आई डी थी, ठीक है। और आई डी कितना है? अपसाइलन नोट डी साइन, ये डी फाई ई अपॉन में डी टी, जहाँ पे फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसको अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे?
बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई सी, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। देखो ये करंट है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में लिखा था बी डॉट डी एल लिखा था इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई, और ये जो सिग्मा आई है इसका मीन्स ये है कि करंट अगर दो है तो वो ऐड हो जाएंगे अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर करंट दो है, एक तो कंडक्शन करंट जो बोला आपने आई जो वायर के अंदर फ्लो हो रहा था, और दूसरा आपने जो करंट बोला उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला, विस्थापन धारा बोला, जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में था। मतलब दो करंट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ई सिग्मा आई है, इसको आप क्या लिख सकते हो, मीन्स ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। सही है। अब ये दो टाइप का है सिग्मा आई, ये दो टाइप का है। कौन कौन सा, एक तो वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है आई सी कंडक्शन करंट, और दूसरा आई डी जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हो। आई सी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मीन्स बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट ब्रैकेट आई सी प्लस आई डी। सही है। ठीक है, इसको सोल्व किया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट आई डी। आई डी की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बी डॉट डी एल, और ये क्लोज लूप के लिए। ठीक है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट आई डी की वैल्यू कितनी है, अब साइला नोट डी फाई ई अपॉन में डी टी। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करके लिखते हो तो जो फाइनल रिजल्ट आता है दिख जाएगा क्या यहाँ पे, बी डॉट डी एल। सर रिजल्ट निकाल दिया, दिखा, हमें था ही नहीं। दिखेगा दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, उजाला हो जाएगा जब दिखेगा। म्यू नोट आई सी प्लस में म्यू नोट अब साइला नोट डी फाई ई अपॉन में डी टी। और ये जो इक्वेशन बनी थी, यही इक्वेशन क्या कहलाई थी आपके, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। और यही क्या था आपका, मैक्सवेल एम्पियर का नियम था। ठीक है, जहाँ पर आपका फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, म्यू नोट क्या हो जाएगा, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अब साइला नोट विद्युतशीलता हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, आई सी क्या होता है, कंडक्शन करंट। फिर यहाँ पे म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता, बी मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल क्या होता है स्टूडेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, सुनो। जब आप किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हो और यहाँ पर ये इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपने पॉइंट पी लिया, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि आपको एक क्लोज लूप की कल्पना करनी होती है, एक क्लोज लूप लो और उस क्लोज लूप के ऊपर एक माइनॉरिटी काटो, डी एल अल्पांश लो, और वो जो डी एल अल्पांश होता है उसी की वैल्यू क्या होती है, ये डी एल। यानी कि इस पॉइंट पी पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करो, इस वायर के चारों ओर एक क्लोज लूप की कल्पना करो, और इसके ऊपर आपने क्या किया, एक डी एल अल्पांश काटा। ठीक है, और यही डी एल अल्पांश जो होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ, तो बनी रहिए टू ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट विद एक्सेसर फिजिक्स। तो स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।